हेलो गाइस, वेलकम। मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ एसिड बेस कंसेप्ट का पार्ट 3 डिस्कस करूंगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इसमें हम देखेंगे क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ है एसिड का, फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड को, और फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, और वो स्ट्रेंथ जो ऑक्सी एसिड के फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। देखिए, ये हाइड्रो एसिड क्या है, ऑक्सी एसिड क्या है, ये तो टॉपिक स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, चलिए देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटोनिक एसिड लाइक HCl, HNO3, H2, SO4, HCN, HF कैन बी कंपेयर्ड बाय देयर टेंडेंसी टू गिवन प्रोटॉन। जो स्ट्रेंथ होता है कोई भी प्रोटोनिक एसिड, अब हमारे पास जो प्रोटोनिक एसिड हैं वो हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। जब मैं कंपेयर करूंगा इनकी टेंडेंसी प्रोटॉन देने की, तब मुझे पता चलेगा कि इनका स्ट्रेंथ क्या है। एसिड लाइक HCl, HNO3 and H2SO4 are stronger acid while CH3COH, acetic acid, HF, HCN are weaker acid। अब देखिए, मुझे क्या पता चला है कि जैसे कि मेरे पास HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सब क्या होते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन वहीं मेरे पास एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये सब क्या है, वीक एसिड हैं। दिस आर द वीक एसिड्स एंड दिस आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नाउ द आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड, वाटर मेजर्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। देखिए, जो आयोनाइजेशन होता है वाटर का, एसिड का वाटर के अंदर, वही रिलेटिव स्ट्रेंथ मेजर करता है एसिड का। यानी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, एसिड इन वाटर, एसिड को जब मैं पानी में डालूंगा तो वो कितना आयोनाइज हो रहा है, इससे मुझे पता चलेगा कि क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है मेरे एसिड की। फॉर इंस्टेंट, आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड इन वाटर मेजर्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। देखिए, मान लीजिए कुछ समय के लिए कि जो आयोनाइजेशन है एसिड का वाटर के अंदर, वही रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है एसिड का। यानी जितना जल्दी वो एसिड आयोनाइज हो जाएगा पानी में, उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक इन नेचर होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कंसिडर किया है। मान लीजिए आपके पास एक HA है, ये एक एसिड है जो आपको एक H+ आयन देता है और A- आयन देता है। ओके, अब क्या होता है कि ये जो H है, इसका मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये जो आप C यहाँ पे देख रहे हैं, ये C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है हमारे एसिड का। दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आवर एसिड एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। जो C-AC है, ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जब हमारा एसिड डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम वाले स्टेट पे पहुंच गया था। ओके, इनिशियली जब मेरा ये एसिड डिसोसिएट होता है तो ये H+ आयन देता है। ओके, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये 0 होता है सॉल्यूशन के अंदर। ओके, और A- का भी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये 0 होता है। ओके, बट एट इक्विलिब्रियम में ये AC हो जाता है और ये भी AC हो जाता है। तो आप इक्विलिब्रियम में, इसके लिए हम यहाँ पे देखिए C कॉन्सेंट्रेशन माइनस AC करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही यूनिट अगर 1 है, मान लीजिए ये 2 है, ये 1 1 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 - 1 लिखूंगा, जिससे मुझे अपने आप 1 मिलेगा। ओके, लाइक दैट। ये यहाँ पे C है, तो C माइनस मैंने AC कर दिया है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैंने माइनस ले लिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज रिटन एज। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे, देखिए, ये है K A इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू molar concentration of H+ ion into molar concentration of A- ion divide by molar concentration of our acid. Okay, now अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। मुझे पता है कि ये मोलार कॉन्सेंट्रेशन इसका AC होता है, तो मैंने इसकी जगह पे AC लिख दिया,
और A माइनस का भी AC होता है, तो मैंने इसकी A माइनस के जगह पे भी AC लिख दिया। ओके, नाउ व्हाट इज माय HA क्या है मेरा, C माइनस AC। तो मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी है सिंपली। नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास A स्क्वायर और C स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज माई A स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। ओके, नाउ और ये जब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो C मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, एक कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया है, तो मुझे 1 माइनस A मिला है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इससे तो C मिलेगा, और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो AC मिलेगा। ओके, तो मैंने इसका एक कांस्टेंट C बाहर ले लिया, तो मुझे ये मिला। अब ये C और इस C में से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा ओवरऑल, A स्क्वायर C डिवाइड बाय 1 माइनस A। ओके, ना चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka आया वो क्या आया, A स्क्वायर C डिवाइड बाय 1 माइनस A। ना ये जो मेरा A है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है वैल्यू A से, 1 से, मीन्स माई A इज़ वेरी 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 स्मॉल देन 1। एक से एक यूनिट से भी ये बहुत 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 छोटा है। ओके, लेकिन तो क्या होता है जब ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो जब मैं 1 में से इस छोटे से 1 से बहुत ही छोटे A को माइनस करूँगा तो वो भी अप्रॉक्सीमेट 1 ही होगा। ये जो है ये मेरा अप्रॉक्सीमेट 1 ही है। तो Ka क्या होगा, A स्क्वायर डिवाइड बाय C। This is 1, it means this is equal to C। Now Ka ये मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसको समटाइम आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। फॉर एसिड के लिए ये डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट दोनों हैं। मेजर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, अगर मुझे मेजर करना है कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड का, द स्ट्रॉन्गर द एसिड द लार्जर विल इट्स Ka वैल्यू। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्गर द एसिड स्ट्रॉन्गर विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट, हाइयर विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। गाइस ये pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। pH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। H प्लस की जगह पे आप AC भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ द टर्म pKa दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka is commonly used to express the dissociation of an acid. It means pKa is equal to negative log of K, which is equal to 1 divided by log Ka। okay, तो pKa is nothing but 1 by log Ka। ओके, अब क्या होता है कि जितना ज़्यादा मेरा pKa होगा उतना ही कम मेरा Ka होगा। ओके, यानी pKa की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक वैल्यू और डिसोसिएशन कांस्टेंट कम हो जाएगा। अगर pKa कम होता है तो मेरा p log ऑफ Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन फॉलो करते हैं। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हायर द pKa वीकर इज द एसिड। जितना ज़्यादा pKa ज़्यादा होगा उतना ही वो वीक एसिड होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का जो pKa वैल्यू होगा वो कम होगा। एसिडिटी ऑफ एसिड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपाउंड, इट्स स्ट्रक्चर और इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। जो एसिडिक कैरेक्टर है किसी भी एसिड का वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे कंपाउंड का नेचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो पीरियोडिक टेबल में कौन से पोजीशन पे रहता है।
एसिडिटी नॉर्मली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब देखिए जो एसिड कैरेक्टर है, जो एसिड है, ये जो टाइप ऑफ एसिड इसे आप कह सकते हैं, ये 3 टाइप के हमारे पास मेनली एसिड होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है हाइड्रो एसिड्स। हाइड्रो एसिड यानी वो एसिड जिनमें हाइड्रोजन होता है, जैसे कि HCl, H2S, हाँ, PH3, H2TE एक्सेट्रा। ये सब क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे हाइड्रो एसिड्स। नेक्स्ट है ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड यानी वो एसिड जिनमें ऑक्सीजन भी होता है, जैसे HClO4, H3PO4, HSO4 माइनस एक्सेट्रा। ये सब हमारे ऑक्सी एसिड्स हो गए। और सॉल्वेटेड कटायंस, ये भी एसिड का एक टाइप है। ये है जैसे कि AlH2O6, हेक्सा एको एल्यूमिनियम 3+, हाँ, NH4+, ये सब क्या है? सॉल्वेटेड कटायंस। ये भी एसिड के टाइप हैं। चलिए फिर इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट हाइड्रो एसिड्स। गाइस, हमने देख लिया है हाइड्रो एसिड्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड। अभी जो हमने डिस्कस किया कि हाइड्रो एसिड HCl होता है एक्सेट्रा। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हाइड्रो एसिड्स को, वो देखेंगे। देखें, पहला तो हाइड्रो एसिड्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का क्या इफेक्ट होता है, ये देख लेंगे। उसके बाद साइज ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब हाइड्रो एसिड का जो सेंट्रल एटम है उसका साइज क्या एसिडिटी के ऊपर कोई इफेक्ट डालता है? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का एंथैल्पी क्या होती है हाइड्रो एसिड्स की, वो देखेंगे। उसके बाद हम कुछ उसके बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस, उसके कॉन्जुगेट बेस का क्या स्ट्रेंथ है वो भी देखेंगे हम। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन, हाइड्रो एसिड्स का कैसे बॉन्ड डिसोसिएट होता है या उसके बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जी क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे इन सब टॉपिक्स में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट देखेंगे कि हाइड्रो एसिड के ऊपर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाते जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द हाइड्रो एसिड स्ट्रेंथ आर इंक्रीजिंग। चलिए आगे देखेंगे एक एग्जांपल से। देखिए, आपके पास मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, हाँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अगर मैं देखूँ तो लेफ्ट से राइट जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिख दिया है। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाऊंगा तो इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एंड इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो, जो मेरा कार्बन है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। तो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने के कारण जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, यानी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये किसके ऊपर डिपेंड हो गया? फिर अब भी यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, द टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम हाइड्रोजन इंक्रीजेस and dissociation of hydrogen become easier and acidic character increases। क्या कह रहा है कि जब मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा सेंट्रल एटम का, अभी हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसकी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो टेंडेंसी बढ़ जाएगी। किस चीज़ की टेंडेंसी बढ़ जाएगी? पुल करने की इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको खींचने की, पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स from hydrogen increases, okay, and dissociation of hydrogen become easy। अब
जो डिसोसिएशन होता है हाइड्रोजन का वो भी क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्यूशन के अंदर जाते ही वो जो हाइड्रोजन हमारा डिसोसिएट हो जाएगा, और जिसके कारण हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है गिवन सैंपल का वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, जिससे इलेक्ट्रॉन पुलिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई, जिसके वजह से जो हाइड्रोजन का डिसोसिएशन है सॉल्यूशन के अंदर वो आसानी से हो जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। नाउ इट डज नॉट होल्ड गुड एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी जिसके वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हाँ, लेकिन ऐसा टॉप टू बॉटम नहीं होता, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तब क्या होता है देखते हैं। इन फैक्ट एसिडिटी इन अ ग्रुप इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी मूव डाउन द ग्रुप। क्या होता है कि अब लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी जिससे कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, लेकिन टॉप टू बॉटम भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इट डज नॉट होल्ड गुड एज वी मूव डाउन द ग्रुप। इन फैक्ट इन अ ग्रुप increase with increasing electronegativity as we move down the group। क्या कह रहा है कि ये अच्छे से काम नहीं करता जब हम ग्रुप के नीचे जाते हैं। ओके, इनफैक्ट जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने पे भी डाउन द ग्रुप। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ओके, जिसके वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। और ये जो एसिडिक कैरेक्टर है ये टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर आर इंक्रीजेस बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम कम होती है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। हाइड्रो एसिड जैसे ग्रुप आपके पास 7 है, ग्रुप 7 यानी कि हैलोजन फैमिली। इसमें HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, और वहीं पे मेरे पास जो HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड ये एक वीकेस्ट एसिड होता है। हाँ, इन शॉर्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड तक जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। यानी साइज बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। एज द साइज इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर आर ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली इन ग्रुप 6 ऑक्सीजन फैमिली में acidic strength increases as we move down the group with H2O is the weakest acid, and H2TE is the strongest acid, H2O being the most polar in the basis of the electronegativity। क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली को भी देखूँ तो जो वाटर है वो वीकेस्ट एसिड होता है। इट इज़ माई वीकेस्ट एसिड, ये एक मेरा वीक एसिड होता है। और वहीं पे जो मेरे पास H2TE है ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ओके, ये मेरा एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ऊपर से ये जो H2O है ये मोर पोलार होता है। इट इज़ अ मोर पोलार, ये बहुत ज़्यादा पोलार होता है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ये अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा पोलार होता है। ये कम पोलार होता है लेकिन स्ट्रांगली एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। एज कंपेयर टू द वाटर, इसका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से इसको कम एनर्जी लगती है डिसोसिएट होने के लिए सॉल्यूशन में। ये जल्दी से डिसोसिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ओके गाइस, यहाँ पे आई लिख लें, दिस इज HI। नेक्स्ट है साइज ऑफ एटम। अभी हम डिस्कस करेंगे साइज ऑफ एटम कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड के ऊपर इफेक्ट डालता है। देखिए, एज वी मूव डाउन अ ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बट द साइज इंक्रीजेस एज गिवन बिलो। जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाएगी। देखिए, ये मेरा एटम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, अब क्या होता है कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 4, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.8, सॉरी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है और साथ में ही उनका साइज दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, जो फ्लोरीन का साइज है वो कितना है 0.64, क्लोरीन का साइज है 0.99, ब्रोमीन का साइज है 1.14 इन एमस्ट्रॉन्ग, और आयोडीन का साइज होता है 1.33। मैं देख सकता हूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा, साइज में सबसे ज़्यादा बड़ा आयोडीन ही है, 133 एमस्ट्रॉन्ग का। ओके, और यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम है। सबसे ज़्यादा साइज होने के बाद इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कम है। ओके, now increase in dissociation with increase in size, thereby leading to increase acidity down the group। क्या कह रहा है कि डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा साइज इंक्रीज होने की वजह से। अब क्या है, इसका साइज बड़ा है तो इसका डिसोसिएशन भी जल्दी हो जाएगा, जिसके वजह से इसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू देयर साइज। इनका साइज बड़ा होता है डाउन द ग्रुप में, इसके लिए ये जल्दी से डिसोसिएट होके एसिडिक कैरेक्टर को सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। चलिए देखते हैं क्या होता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा एच से। एंथैल्पी ऑफ डिहाइड्रेशन भी इससे समटाइम्स कहते हैं। चलिए, द लार्जर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ग्रेटर इज द एसिडिटी। जितना ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव में होगा डेल्टा एच का, उतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिक कैरेक्टर होगी, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। लार्जर द नेगेटिव वैल्यू, यानी डेल्टा एच नेगेटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो ग्रेटर एसिडिटी शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा उसके पास। नाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच स्मॉल एंथैल्पी -4 kilojoules per mole for the ionization of HF. This indicate the weaker acidic strength of HF. देखिए, compared to the other halogens such as halo acid, HCl, HBr and HI, यहाँ पे क्या कर रहा है कि -4 kilojoules per mole आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है HF का। इसके लिए ये वीकेस्ट एसिड होता है किसमें, अपने हाइलोजन फैमिली में। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ HCl, HBr और HI से, तो ये इन सबसे वीक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो हीट ऑफ एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो है इसका -4 किलोजूल्स पर मोल है, ये सबसे कम है, नेगेटिव वैल्यू इसकी कम है, इसके वजह से ये वीक एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ
एज द फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, HF वीक एसिड होता है एज कंपेयर टू द HI। मैं देख सकता हूँ ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सिमिलरली इट कैन बी शो दैट द डेल्टा H वैल्यू डिक्रीज इन द ऑर्डर। और ये देखा भी गया है जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है इसी ऑर्डर में। जैसे वाटर का डेल्टा H ज़्यादा होगा किससे, H2S से। H2S का जो डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी H2SC से, और H2SC की आयोनाइजेशन वैल्यू ज़्यादा होगी H2TE से। यहाँ पे देखिए ये है डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब ये डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का, यानी मीथेन का जो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है। इसके वजह से जो मीथेन है वो लेस एसिडिक होता है अमोनिया से। ओके, अमोनिया का एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा है वाटर से, इसके लिए अमोनिया लेस एसिडिक होता है देन वाटर। और वाटर का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है HF से, इसके लिए HF का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा होता है वाटर से। रिलेटिव एसिडिक सीक्वेंस देख लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, HF, और सबसे कम एसिडिक कौन है, अमोनिया। और सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन किसके लिए लगती है, अमोनिया के लिए, और सबसे कम किसके लिए लगती है, HF के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हम देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेट बेस वीकर द एसिडिक कैरेक्टर, और वाइसा वर्सा। जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही वीक उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, और जितना वीक कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जैसे देखिए F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है। तो इनमें से ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जो अब सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की वो किसकी होती है, HF की। इसके लिए इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है HF। F माइनस जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये जो I माइनस है ये लेस स्टेबल होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज बता रहा है। ओके, ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज द वीक कॉन्जुगेट बेस एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। इसके वजह से यहाँ पे देखिए एसिडिक कैरेक्टर का भी ऑर्डर दिया हुआ है। अब ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HI इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू द HF, क्योंकि HF का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कम है। HF इज लेस एसिडिक देन द HI का कॉन्जुगेट बेस कम है, इसके लिए उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आयंस है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। इनका आयोनिक साइज दिया हुआ है, देखिए एंगस्ट्रॉम में। फ्लोरीन माइनस का फ्लोरीन आयंस का जो आयोनिक साइज होता है वो होता है 1.36 एंगस्ट्रॉम। क्लोरीन का 1.81 एंगस्ट्रॉम, ब्रोमीन का 1.95 एंगस्ट्रॉम और आयोडीन का 2.16 एंगस्ट्रॉम। जैसे कि मैं देख सकता हूँ जो आयोनिक साइज है वो इंक्रीज हो रहा है फ्लोरीन से आयोडीन, यानी डाउन द ग्रुप हमें पता है आयोनिक एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बट आयोनिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है ना। ओके, तो ये था बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। गाइस इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम देखने वाले हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, bond dissociation energy decreases from HF to HI or and from H2O to H2TE। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। जैसे कि देखिए सबसे पहले फ्लोरीन होगा, सबसे लास्ट में आयोडीन होगा। अभी ये HF है, HI है, तो ये HCl HBr। तो अब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है मतलब कम हो रही है। इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, और इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है ये कम होती है। यानी HF के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन HI के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगती है। Hence acidic strength increases। अब जितना कम बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी तो उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। अब मैंने एक एसिड लिया, वाटर में डाल दिया, अब मुझे कोई एनर्जी लगी नहीं उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो वो वाटर फटाफट एसिडिक हो गया। ओके, लेकिन अगर मैं कोई सॉल्यूशन लेता हूँ, उसको मैं पानी में डालता हूँ, उसका बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग हो ही नहीं रहा है, मुझे एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ रही है उसको ब्रेक करने के लिए, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ने के लिए टाइम लेगा। चलिए ना देखिए, अब यहाँ पे मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ HI का होता है एज कम्पेयर टू द HF, और वाटर से ज़्यादा एसिडिक H2S होता है। H2S से ज़्यादा एसिडिक H2SE होता है, और H2SC से ज़्यादा एसिडिक H2TE होता है। डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर आर इंक्रीजिंग, ये बात याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड। अब मुझे पता है ऑक्सी एसिड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब इन फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डिपेंड करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ सेंट्रल एटम। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और क्या साइज है सेंट्रल एटम का, इस बात के ऊपर ऑक्सी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, क्या स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की, और इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर भी ऑक्सी एसिड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। चलिए एक एक करके इन तीनों फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज ऑफ सेंट्रल एटम के ऊपर डिपेंड करेगा ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ। मान लीजिए आपके पास ऑक्सी एसिड है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं EOH से। EOH से आप इस ऑक्सी एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है आपका ऑक्सी एसिड। ये जो E है ये आपका सेंट्रल एटम है। इफ इज ए स्मॉल and highly electronegative atom, then it's attract the shared pairs of electron more toward it। अगर E आपका सेंट्रल एटम है और वो छोटा है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। जो भी उसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में है उन इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। More electronegative atom E create a high polarity in OH bond। अभी देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके वजह से वो यहाँ पे एक पोलैरिटी डेवलप करेगा। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव बना देगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्रिएट द हाई पोलैरिटी allowing the proton to dissociate and make the compound acidic। अब ज़्यादा पोलैरिटी होने के वजह से कंपाउंड आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा और एसिडिक हो जाएगा।
higher the electronegativity E, more easily proton is lost and more it is acidic of ऑक्सी एसिड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर होगा उतना ही आसानी से प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा और वो सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा। As we move down the group, electronegativity decreases and the size increases, lead to decrease acidic character। क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है, जिसके वजह से जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑक्सी एसिड के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, जिससे साइज इंक्रीज होता है और एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाता है ना। एग्जाम्पल लीजिए, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ऑक्सी एसिड का, जैसे आपके पास हाइलोजन डिक्रीजेस इन द गिवन ऑर्डर एज इट इज pKa फ्रॉम द वैल्यू। एग्जाम्पल लेते हैं, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सी एसिड्स का हाइलोजन्स में, वो डिक्रीज होता है गिवन ऑर्डर में, pKa वैल्यू उनका इंडिकेट किया गया है। जो HClO है उसका pKa वैल्यू होता है 7.4 और जो HBRO है उसका pKa वैल्यू होता है 8.7, यानी HClO से ज़्यादा होता है HBRO का pKa वैल्यू और HIO का pKa वैल्यू और ज़्यादा होता है, वो होता है 11.0। ये हाइड्रो एसिड की तरह डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता नहीं है। ऑक्सी एसिड में डाउन द ग्रुप pKa वैल्यू बढ़ जाता है, जिसके वजह से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। ये एग्जाम्पल से आप क्लियरली अंडरस्टूड हो सकते हैं, समझ सकते हैं ना। It has been observed that the compound of EOH behave as an acid only if E has a electronegativity value greater than 1.8। देखिए, ये ऑब्जर्व किया गया है ऑक्सी एसिड के केस में कि जो E सेंट्रल एटम है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.8 से ज़्यादा होगी, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.8 से ज़्यादा है, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो कर पाएगा, तभी वो एसिडिक होगा नेचर में। एग्जाम्पल लीजिए, अब देखिए मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है EOH का, जिसमें क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3 और ये है एसिडिक। अब वहीं पे अगर मैं लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.0 और ये एसिडिक नहीं होता, ये बेसिक ग्रुप है। लिथियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक ग्रुप होता है, लेकिन वहीं पे क्लोरीन ClOH क्लोरीन हाइड्रोक्साइड इज एसिडिक ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रेजेंस ऑफ एडिशनल ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल ग्रुप कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ऑक्सी एसिड में। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल ग्रुप सच एज ऑक्सीजन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ EOH। EOH आपका एक ऑक्सी ग्रुप है, उसमें मैं जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाऊंगा उसकी उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, यानी ऑक्सीजन के इंक्रीज करने पे एसिडिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। अभी ये जो रिलेटिव एसिडिटी होती है वो इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज करने पे ऑक्सीजन नंबर के। इन सीरीज ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन ऑर्डर। अभी हमने क्लोरीन का एक एग्जांपल ले लिया है और उसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है HClO2 का, मतलब इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, HClO3 का और HClO4 का, ये हमारा ग्रुप है। अब इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। HClO में 1 ऑक्सीजन, HClO2 में 2 ऑक्सीजन है, HClO3 में 3 ऑक्सीजन और HClO4 में 4 ऑक्सीजन। सिमिलरली जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा, आप यहाँ पे देखिए तो उसका pKa वैल्यू डिक्रीज हो गया। HClO का एक ऑक्सीजन पे 7.52 pKa वैल्यू है, लेकिन HClO2 का इसका जो pKa वैल्यू 1.9, HClO3 का pKa वैल्यू -3 है और HClO4 का pKa वैल्यू -10 है। अब इतना कम pKa वैल्यू होने की वजह से ये मोर एसिडिक होता है। In this compound the acidity increase with increasing in
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम E। अब ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन बढ़ाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया? क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ाने पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल एटम का वो भी इंक्रीज हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। ऑल 4 एसिड्स हैव ओनली वन प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन दैट इज OH। अभी ये जो चारों एसिड आप देख रहे हो, इन सबके पास एक ही प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है और सबके पास कॉमनली OH है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ तो वो कुछ इस तरह रहता है, ClOH रहता है। ओके, और अगर वहीं में इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो वो कुछ ऐसा होता है, ClOH, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एंड दिस इज माय 3 ऑक्सीजन। 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक क्लोरीन हो गया। तो मैं देख सकता हूँ कि इन सब के पास कॉमनली एक OH ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं। द रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम आर सराउंडेड द सेंट्रल एटम। बाकी के जो ऑक्सीजन है वो सराउंड करके रखते हैं सेंट्रल एटम को। विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन द सेंट्रल एटम, अब यहाँ पे मेरा सेंट्रल एटम E यानी क्लोरीन, द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्रॉम द OH बॉन्ड इज डिक्रीजेस। क्या होता है कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेंट्रल एटम पे बढ़ा दूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी होती है OH ग्रुप की वो इंक्रीज हो जाएगी। No. As a result, the polarity of OH bond or tendency for the proton to dissociate increases. इसके वजह से क्या होता है, जो पोलैरिटी है OH बॉन्ड की और प्रोटॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी डिसोसिएट करने की वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर आर ऑल्सो इंक्रीजेस। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्या स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की, चलिए देख लेते हैं। इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस फ्रॉम बेस फॉर्मेड बाय द लॉस ऑफ H+ आयन फ्रॉम द एसिड। देखिए, इंक्रीज होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, ये इंक्रीज करता है, मतलब ये एक्सप्लेन करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ, जो एक्सप्लेन कर रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है, ये बना है लॉस करके एक H+ आयन को फ्रॉम द एसिड। अभी जो मेरा कॉन्जुगेट बेस होता है वो मेरा कब बनता है, जब एक हाइड्रोजन लॉस हो जाता है मेरे एसिड में से, तो जो मुझे मिलता है वो होता है मेरा कॉन्जुगेट बेस। देखिए, इन सब में से मैंने एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया है, तो ये सब क्या है, कॉन्जुगेट बेस हैं। दे ऑल आर द कॉन्जुगेट बेस विथ रिस्पेक्ट टू देयर एसिड्स। अब ये कैसे बने हैं, दे आर फॉर्मेड बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड स्टेबलाइज्ड बाय द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई और डबल बॉन्ड ऑफ द ऑक्सीजन एटम। देखिए, ये अब इनका एक हाइड्रोजन निकल गया है, सब में से सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब इस नेगेटिव चार्ज को इन लोग स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं। ये बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब इनका जो रेजोनेंस होता है यानी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड के बीच में होता है, जो भी ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड है। द चार्ज स्टेबलाइजेशन इज मिनिमम स्टेबिलिटी एंड, देखिए जो चार्ज स्टेबलाइजेशन है वो मिनिमम है, मिनिमम स्टेबिलिटी फॉर ClO- के लिए यहाँ पे मिनिमम स्टेबिलिटी है, और मैक्सिमम इन द ClO4 में इनकी जो चार्ज स्टेबलाइजेशन की कैपेसिटी वो सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, the charge stabilization is minimum stability for ClO- and maximum for the ClO4।
ये जो चार्ज का स्टेबलाइजेशन होता है वो सबसे कम होता है ClO माइनस के लिए और सबसे ज़्यादा होता है ClO4 माइनस के लिए। ओके यानी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में है कॉन्जुगेट बेस की? ClO4 में। Okay, now it means ClO minus will be minimum stability and maximum attraction for the hydrogen ion, making its weakest acid. क्या होता है कि अब ये कम स्टेबलाइज है ClO माइनस, ये लेस स्टेबिलिटी है लेकिन ClOH ये मोर स्टेबल है। अभी ये मोस्ट स्टेबल है, इसके वजह से ये क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन को लॉस ही नहीं करेगा। जब ये हाइड्रोजन को लॉस ही नहीं करेगा तो ये हो जाएगा एक वीक एसिड। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती तो ये हाइड्रोजन को जल्दी से लॉस कर देता, बट ऐसा नहीं है। ClO माइनस की लेस स्टेबिलिटी है जिसके वजह से ये एक वीक एसिड है, क्योंकि ये अपने हाइड्रोजन को सॉल्यूशन के अंदर रिलीज नहीं करता, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो लेस स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी उसमें नहीं है। यहाँ पे देखें ClO4 है, विल हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम अट्रैक्शन फॉर हाइड्रोजन, मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वहीं पे मैं ClO4 माइनस का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये क्या है? मोस्ट स्टेबल है। कैसे मोस्ट स्टेबल है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब क्या होता है कि ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ये बॉन्ड यहाँ पे डालता है तो ये बॉन्ड यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से ऐसे रेजोनेट होगा और ये कंप्लीट ऐसा रेजोनेंस करता रहेगा। तो देखिए एक चार्ज 4 ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर घूम रहा है, हाँ, जिसके वजह से इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये हाइड्रोजन को सॉल्यूशन में जाते ही जल्दी से रिलीज कर देता है। जैसे ही अपने हाइड्रोजन को रिलीज करता है वैसे ही सॉल्यूशन एसिडिक बन जाता है। इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है जिसके वजह से ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट नहीं करता, ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है और हाइड्रोजन को रिलीज करते ही ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ClO4 इज लेस स्टेबल हैंस लेस एसिडिक। ClO माइनस की स्टेबिलिटी कम होती है कॉन्जुगेट बेस की, इसके लिए वो एक वीक एसिड होता है। अब यहाँ पे देखिए ClO4 माइनस की, इसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है जिसके वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड एसिडिटी। सिमिलरली ये जो ON MnOH, देखिए ये Mn का मैंने एक एसिडिक स्टडी के लिए एग्जांपल ले लिया है। ये एम्फोटेरिक होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ N। जैसे ये N इंक्रीज होगा वैसे ही OMnOH का एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। देखें ये O3MnOH है, ये इसे कहते हैं पर मैंगनीक एसिड। ये एक स्ट्रांगली एसिडिक कंपाउंड है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ये एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि इसके पास 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। ये मैंगनीज का एक कंपाउंड है, इसके पास 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है जिसके वजह से ये ज़्यादा एसिडिक है। नो, ये है नाइट्रस एसिड HNO2। ये एक वीक एसिड होता है एज कंपेयर टू द नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 एक हाई एसिडिक कंपाउंड होता है, HNO3 एसिडिक ज़्यादा होता है कंपेयर टू नाइट्रस एसिड के। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट अमॉन्ग द कार्बोक्सिलिक एसिड? द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड इज हाईली प्रोनाउंस्ड। अभी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लेता हूँ। उस कार्बोक्सिलिक एसिड पे जितना ज़्यादा
इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। यानी इंडक्टिव इफेक्ट के बढ़ने पे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। देखिए यहाँ पे मैंने एसिडिक एसिड लिया है CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मिथाइल हाइड्रोजन की बाय अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरो ग्रुप इज इंक्रीज एंड एसिडिटी ऑफ एसिड इज ऑल्सो इंक्रीजेस। देखिए क्या कहा गया है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, अगर उस मिथाइल ग्रुप में से मैं उस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्लोरीन के साथ, तो इंक्रीज हो जाएगा एसिडिटी ऑफ एसिड। यानी इस एसिडिक एसिड का एक हाइड्रोजन, देखिए ये एसिडिक एसिड का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ, क्लोरीन के साथ। जैसे ही मैं इसको क्लोरीन के साथ रिप्लेस करूँगा, यहाँ पे Cl लगा दूंगा, तो इसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है, इसका जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगा। किसके कंपैरिजन में, CH3COOH के कंपैरिजन में ये मोर एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, दैट इज अ क्लोरीन। Now, as the number of electronegativity substitute is increasing, the acidity of acid is also increasing. देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ एसिडिक इन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इंक्रीज होगा, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। मैं ज़्यादा मिथाइल के सारे हाइड्रोजन्स को अगर मैं क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दूँ तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एसिड CH3COH, ये है ClCH2COH, ओके, ये है Cl2CHCOH, यानी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो। देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब इनमें नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ते गया, पीके वैल्यू देखिए कम होते गया। एसिटिक एसिड का 4.8 है, मोनो एसिटिक एसिड का, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड का 2.9, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड का 1.3 और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का 0.1 है। तो जितना कम पीके वैल्यू उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होता है। नाउ Lingus Pauling set a two empirical rule for a given polybasic acids such as pKa, pK2, pKa3 values, approximate ratio of 1:4:8. लिनस पॉलिंग ने दो एम्पेरिकल रूल्स सेट किया था पॉलीबेसिक एसिड्स का सक्सेसिव फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पीके वैल्यू निकालने के लिए। तो उन्होंने जब निकाला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनको पता चला कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीके वैल्यूज जो हैं वो एक अप्रॉक्सीमेट रेशियो में रहते हैं, 1:4:8 के रेशियो में वो पाए जाते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ pKa इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, इसकी मदद से हम pKa वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक एसिड है जिसमें ONeOHM है, ये जो है ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, E हमारा सेंट्रल एटम है और M नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी OH ग्रुप हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। N इज इक्वल टू 0, अगर N 0 रहेगा तो pKa 7 आएगा। ये एक वीक एसिड होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए BOH का, BOH में कोई भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं होता, जिसके वजह से उसका जो pKa वैल्यू है वो 7 होता है और ये एक वीक एसिड होता है। अगर मेरा N इज इक्वल टू 1 है तो pKa वैल्यू 2 होगा। ये एक वीक एसिड है, ये वेरी वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। देखिए इसमें एक ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और OH ग्रुप है। तो इसका pKa वैल्यू N इज इक्वल टू 1 है तो pKa वैल्यू 2 है। N इज इक्वल टू 2 होगा तो pKa वैल्यू -3 होगा। आप देखिए मुझे माइनस में वैल्यूज pKa की मिलने लगी हैं। तो ये -3 है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? O2ClOH, ये एक मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मेरा N नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 रहेगा तो pKa वैल्यू -8 तक जाता है,
इसका ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका एग्जांपल ले लो O3ClOH, ये इसका एग्जांपल है। दिस रूल इज इन क्लोज एग्रीमेंट विथ अनदर जनरेशन बाय द रिसिक विच स्टेट फॉर्मूला फॉर द पीके। अब इन्होंने पीके कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला बनाया जो काफ़ी क्लोज एग्रीमेंट करता है पीके वैल्यू के साथ। जैसे कि 8 - 9m और 4 + 4n। अब ये जो m है, यहाँ पे m इज माई फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। मेरे m के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज रहेगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा m से। अभी देखिए ये जो E है, ये E है मेरा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करना है m से। एंड ये n जो है, ये नंबर ऑफ नॉन हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन इन द एसिड। ये देखिए ये है नॉन ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो O2 एंड ये O3, दिस इज द नॉन हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन इन एसिड। इन ऑक्सीजन्स के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके लिए इन्हें कहा जाता है नॉन हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया गाइस। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है, अगर मुझे फॉर्मल चार्ज m, मुझे m को कैलकुलेट करना है। देखिए m तो मुझे पता चल जाएगा, गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के मैं m कैलकुलेट कर सकता हूँ। पर m के लिए, फॉर्मल चार्ज के लिए एक फार्मूला है, वो है m = नंबर ऑफ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन इन ऑन एटम सेंट्रल एटम। कितना नंबर ऑफ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सेंट्रल एटम में, उसमें से माइनस कर देना है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है, और उसमें से माइनस कर देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोन पेयर। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के लिए लिए हैं उसको माइनस कर देना है। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है। कंसिडर एक एग्जांपल कर लीजिए, आपके पास HClO4 है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए ये 3 ऑक्सीजन है, ये नॉन हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है, जिसे नंबर ऑफ नॉन हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन यानी n = 3 तो आपको यहीं पे मिल गया। एक OH है तो इसके लिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे कि ये नॉन हाइड्रोक्सिल है। तो अब क्या होता है फॉर्मूला, देखिए 8, ये 8 कहाँ से आया, 1 2 3 4 5 6 7। और ये देखिए ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो टोटल 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इसमें। 8 कोवेलेंट बॉन्ड डिवाइड बाय 2 किया तो मुझे क्या मिल गया, 7 - 4। अब इस 7 - 4 किया तो मुझे +3, यानी m = क्या मिल गया है, +3। फॉर्मल चार्ज भी मुझे मिल गया मेरे सेंट्रल एटम के ऊपर। अब मैं इसको pK वैल्यू के फॉर्मूला में डाल देता हूँ। m = 3 मिला, n = भी +3 मिला। फार्मूले में मैं डाल देता हूँ। देखिए pK का फॉर्मूला क्या है, 4 - 9m + 4। यहाँ पे 8 माइनस, मैंने m की जगह पे 3 लिख दिया, 4 की जगह पे भी 3 लिख दिया। अब इसको ओवरऑल कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे -7 मिलता है। -7 इज हाईली एसिडिक, यानी HClO4 -7 pKa देता है, जिसके वजह से ये हाईली एसिडिक ग्रुप होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स बनाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।